आंखें खुलती है और अपना हीरो सामने एक औरत को देखता है जो उससे बड़े प्यार से देख रही थी। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसकी माँ है, लेकिन तभी उसका दिमाग ठनकता है, रुको, मेरी माँ तो इतनी जवान नहीं थी। घबराहट के साथ वो अपने हाथों को देखने के लिए नीचे नजर डालता है और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ किसी बड़े इंसान के नहीं बल्कि एक छोटे से नवजात बच्चे के थे। तभी भारी कदमों की आवाज से कमरा गूंज उठता है। लोहे का चमचमाता कवच पहने एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर दाखिल होता है। वो औरत उसे महाराज कहकर बुलाती है। अपने हीरो का दिमाग तेजी से दौड़ता है, अगर ये महाराज है तो क्या मैं किसी राजा का बेटा हूँ? और जल्द ही इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। अपने हीरो को एक भव्य नामकरण समारोह के लिए एक पादरी के सामने ले जाया जाता है। वहाँ मंत्रों के गूंज के बीच उसे एक नाम मिलता है, नोआ, और इसी के साथ उसे इस विशाल साम्राज्य का 13वां शाही राजकुमार घोषित कर दिया जाता है। नोआ तुरंत अपना स्टेटस खोलकर देखता है और हाँ, उसके नाम के आगे इंपीरियल प्रिंस का टैग चमक रहा था, यानी कि वो इस दुनिया के एम्परर का सगा बेटा है। सेरेमनी पूरा होने के बाद एम्परर उस पादरी से पूछता है, मेरे बेटे की काबिलियत यानी जादुई शक्तियाँ क्या है? पादरी सम्मान के साथ बताता है कि नोआ की मैजिक अफिनिटी वाटर है और उसे अल्मीरिया नाम की जगह का वारिस बनाया जाएगा जहां बड़े बड़े वाटर मैजिशियन का दबदबा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। एम्परर पादरी को आदेश देता है कि वो नोआ के पूरे स्टेट्स को खोलकर दिखाए। पादरी जैसे ही नोआ की पूरी स्टेटस शो करता है, पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हो। हर कोई फटी हुई आंखों से उस नन्हे बच्चे को देख रहा था और हैरानी की बात भी थी, नोआ जो अभी अभी पैदा ही हुआ है उसकी वाटर एफिनिटी नॉर्मल नहीं बल्कि डबल एस रैंक पर थी, जिसे देख खुद नोआ भी हैरान था क्योंकि कोई भी शख्स पैदाइशी एस रैंक नहीं होता। मतलब नोआ एक ऐसा बच्चा है जो जन्म लेते ही किसी खतरनाक मॉन्स्टर से कम नहीं था। इतने हाई स्टैट्स का मतलब है कि नोआ की शक्तियां पहले ही अवेकन हो चुकी हैं, जो इतनी कम उम्र में एकदम इम्पॉसिबल बात है। सबको लगता है कि उन्होंने अभी अभी एक लेजेंडरी टैलेंट को जन्म लेते देखा है। नोआ को भी समझ आ जाता है कि उसे एक नई जिंदगी मिली है और वो एक नोबल परिवार में रिइनकार्नेट हुआ है। वो जिस एम्पायर में है उसका नाम मीर एम्पायर है। ये पहाड़ों के बीच बसा एक बहुत ही ताकतवर देश है जो अभी अपने गोल्डन पीरियड में है, जहाँ चारों तरफ से पैसा और अमीरी है। यहाँ के राजा के 10 से भी ज्यादा बेटे हैं जिन्हें शाही राजकुमार कहा जाता है और पूरी प्रजा उनकी बड़ी इज्जत करती है। अब कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। नोआ अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। नोआ को अपनी शक्तियों का एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। दुनिया वालों को लगता है कि नोआ के खुद के स्टैट्स आसमान छू रहे हैं, लेकिन असली के तो कुछ और ही था। ये सारे स्टैट्स दरअसल उसके अंडर काम करने वाले लोगों की वजह से बूस्ट हो रहे थे। जैसे उसकी एस रैंक वाटर वाली स्किल का सीधा कनेक्शन उस अल्मीरिया के जागीर से था और बाकी के सारे स्टैट्स उन मेट से मिल रहे थे जो उसकी सेवा में लगी थी। मतलब नोआ के पास जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स या फॉलोअर्स होंगे वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि उसके लेवल अप होने की कोई लिमिट ही नहीं है। अब मेट्स उसे तैयार करके नीचे भेजती हैं। उसके जाने के बाद वो आपस में बात करने लगती हैं कि नोआ कितना अलग है। जहां उस उम्र के बाकी बच्चे दिन भर शैतानियां करते हैं, वहीं नोआ एकदम शांत और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर है। तभी एवलिन नाम की एक खूबसूरत मेड नोआ के पास आती है जब वो लंच कर रहा होता है और बताती है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस उससे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि नोआ आराम से खाना खाकर आ सकता है, लेकिन नोआ जानता है कि क्राउन प्रिंस को इंतजार करवाना सही नहीं है, इसलिए वो तुरंत उनके पास जाता है। नोआ अपने बड़े भाइयों एल्बर्ट क्राउन प्रिंस और हेनरी फोर्थ प्रिंस दोनों से मिलता है। ग्रीट करने के बाद एल्बर्ट बताता है कि वो उसके लिए गिफ्ट लाए हैं। तभी एक डरा हुआ नौकर एक तलवार का बॉक्स लेकर आता है। उस बॉक्स से एक बहुत ही डार्क और खतरनाक ऑरा निकल रही होती है। एल्बर्ट के कहने पर जैसे ही बॉक्स खुलता है, नोआ की रूह कांप जाती है। उसे उन सैनिकों की चीखें सुनाई देने लगती है जो एल्बर्ट से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। नोआ समझ जाता है कि ये आवाजें असली है। एल्बर्ट नोआ से उस तलवार को उठाने के लिए कहता है। नोआ अंदर से बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन क्राउन प्रिंस का ऑर्डर है तो वो टाल भी नहीं सकता। वो संभल कर तलवार को उठाता है। शुरू में वो थोड़ी भारी लगती है, लेकिन वो उसे बैलेंस कर लेता है। एल्बर्ट बताता है कि इस तलवार का नाम लेवाइथन है, जो पूरे एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है। इसे कंट्रोल करने के चक्कर में अब तक 120 लोग मारे जा चुके हैं। हेनरी नोआ को थोड़ा नर्वस देखकर कहता है कि डरो मत, जो इस तलवार के लायक नहीं होता वो इसे छूते ही मारा जाता है। तुमने इसे उठा लिया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब तुम इसके लायक हो। एल्बर्ट नोआ की पीठ थपथपा कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही नोआ मन ही मन सोचता है कि ये कमीना मेरा टेस्ट ले रहा था क्या, और वो भी एक ऐसी चीज से जिससे मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो ये बात बेशक जोर से नहीं बोल सकता था, वरना उसी वक्त उसकी बैंड बज जाती है। उधर जाते हुए हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि क्या इतनी महंगी तलवार नोआ को देना सही था। एल्बर्ट कहता है कि नोआ जैसा जीनियस ही उस तलवार को डिजर्व करता है, और वो ये भी कहता है कि नोआ को पता चले कि अपने ही पाले हुए कुत्ते से कटवाने का दर्द क्या होता है। उसी रात नोआ देखता है कि उसकी पर्सनल मेड जोई बहुत परेशान है। पूछने पर जोई पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन नोआ के जिद करने पर वो रोने लगती है।
वो बताती है कि उसके गांव में भयानक बाढ़ आई है और उसकी माँ का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वो खेती उनकी कमाई का इकलौता जरिया था, इसलिए जोई सोच रही है कि वो रेड लाइट एरिया में जाकर काम करे, क्योंकि एक राजकुमार की मेड होने की वजह से उसे वहाँ बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और आप सबको पता ही होगा कि रेड लाइट एरिया में क्या काम होता है। तब नोआ तुरंत कहता है कि वो जोई को ये काम बिल्कुल नहीं करने देगा। नोआ जोई की माँ को हवेली का गेट कीपर बना देता है और बोलता है कि वो उन्हें बहुत अच्छी सैलरी भी देगा। जोई कहती है कि इतनी ज़्यादा सैलरी तो इस काम के लिए नहीं मिलती, और नोआ जोई को हवेली के पास एक खाली घर भी देने को रेडी हो जाता है। अब नोआ को इतना कुछ करते देख जोई खुशी से रो पड़ती है और नोआ को थैंक यू बोलती है। लेकिन नोआ ये सब सिर्फ दया खाकर नहीं कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसकी मेड रेड लाइट एरिया में काम करेगी तो उसके नाम पर कीचड़ उछलेगा। इस एहसान के बाद यकीन हो जाता है कि जोई अब जिंदगी भर उसके लिए वफादार रहेगी। इसके बाद नोआ अपने बटलर डायलन को बुलाता है। वो डायलन को बताता है कि जोई के होम टाउन टोसो में बाढ़ आई है और वो उसे वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने का ऑर्डर देता है। नोआ जानता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में लुटेरे उस शहर का फायदा उठाने जरूर आएंगे, इसलिए वो पहले ही उस जमीन को सिक्योर करना चाहता है। डायलन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इतना छोटा बच्चा इतनी दूर की कैसे सोच सकता है। असल में नोआ के पिछले जन्म में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए उसे सब पता था, पर वो ये बात किसी को बता नहीं सकता था। डायलन कहता है कि आइडिया तो मस्त है, लेकिन इतनी सारी जमीन खरीदने के लिए लाखों रेन लगेंगे। रेन इस दुनिया की करेंसी है जो उनके पास अभी नहीं है। मतलब पैसे तो पैसा बहुत है क्योंकि अपना हीरो प्रिंस है, पर अभी उनके पास इतने सारे जमीन खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। अब नोआ सोच में पड़ जाता है। फिर वो फैसला करता है कि राजधानी के साउथ में जो जमीन है वो उसे बेच देगा। डायलन घबरा जाता है क्योंकि वो जमीन खुद राजा ने नोआ को गिफ्ट की थी और उसे बेचना एक बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। लेकिन नोआ कहता है कि टेंशन मत लो, राजा का जो भी गुस्सा होगा वो मैं खुद झेल लूंगा। नोआ एक डायलॉग मारता है, नोबल होने का मतलब यही है कि दूसरों की भलाई के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया जाए। अब डायलन नोआ की बात ये सुनकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे दिल से थैंक यू बोलता है, क्योंकि डायलन भी उसी शहर से था जहाँ से जोई है। अगले दिन नोआ पैसों का जुगाड़ करके जमीन खरीदने निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसका भाई हेनरी वहाँ टपक पड़ता है। हेनरी देखता है कि नोआ अपने हाथ में लिवाइथन सोर्ड ले जा रहा है। नोआ बहाना मारता है कि वो बस उसे टेस्ट करना चाहता है। हेनरी नोआ को वार्निंग देता है कि लिवाइथन तलवार की अपनी एक मर्जी है और वो सिर्फ उसी की बात मानती है जिसे वो अपना असली मास्टर समझती है। अब नोआ समझ जाता है कि ये तलवार अभी एक पागल कुत्ते जैसी है और उसे इसे काबू करना होगा। हेनरी कहता है कि अगर लिवाइथन को गलत टाइम पर यूज किया जाए तो वो नोआ की ही जान ले लेगी। ये सब बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। डोसो पहुंचकर वो देखते हैं बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोग बेघर हो गए हैं और उनके जमीन के कागज भी पानी में बह गए हैं। नोआ तुरंत समझ जाता है कि अब उन्हें जमीन सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से खरीदनी होगी। डायलन और जोई ये देखकर फिर से शौक में है कि ये छोटा सा बच्चा एक नज़र में सब कुछ कैसे समझ लेता है। तभी नोआ देखता है कि एम्पायर के लोग गांव वालों को खाना बांट रहे हैं। नोआ जब वो खाना टेस्ट करता है तो वो एकदम सड़ा हुआ और घटिया निकलता है। एक गांव वाला कहता है कि भैया जो मिल रहा है उसी में खुश हैं। नोआ को बहुत गुस्सा आता है कि मुसीबत के टाइम पर सरकार ऐसा घटिया खाना कैसे दे सकती है। तभी वहाँ एक करप्ट सरकारी अफसर लॉर्ड गाल आ जाता है। उसे सब पता है कि खाना कचरा है, लेकिन वो कहता है उसे क्या, उसे थोड़ी खाना है। अब नोआ का पारा एकदम हाई हो जाता है और वो सीधे गाल से पंगा ले लेता है। नोआ उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो रिलीफ फंड का पैसा खा रहा है और लोगों को सड़ा हुआ खाना दे रहा है। गाल बड़ी बेशर्मी से सब मान लेता है और कहता है कि पावरफुल लोग ही अच्छे खाने के हकदार हैं और उसके गुंडे भी इस बात पर हंसने लगते हैं। नोआ उसे वार्निंग देता है, पर गाल एक बच्चे की बात को सीरियसली नहीं लेता और अपनी तलवार निकालकर नोआ पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी लिवाइथन तलवार अपने आप बॉक्स से बाहर आ जाती है। तलवार नोआ के शरीर में अपनी पावर डालने लगती है। नोआ की बॉडी काली पड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तलवार का ऑरा उससे निकल जाएगा। जब लगता है कि नोआ हार मान लेगा तभी वो अपनी पूरी विल पावर लगा देता है और लिवाइथन को कंट्रोल कर लेता है। उधर गाल नोआ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोआ पलक झपकते लिवाइथन से गाल का सिर धड़ से अलग कर देता है। गाल के गुंडे ये देखकर नोआ पर झपटते हैं। उन्हें डराने के लिए नोआ लिवाइथन से जमीन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे जमीन में इतना गहरा गड्ढा हो जाता है कि उसका एंड ही नहीं दिखता। नोआ खुद लिवाइथन की इतनी भयानक पावर देखकर शॉक था। तभी वहाँ एक नाइट कैप्टन रोवन आ जाता है। वो नोआ को पहचान लेता है और तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसे देखकर बाकी सभी नोआ के सामने झुक जाते हैं। नोआ बताता है कि गाल लोगों का राशन चुरा रहा था, इसलिए उसने उसे मार दिया। वो ऑर्डर देता है कि बाकी करप्ट अफसरों को भी सजा मिले और गांव वालों को तुरंत अच्छा खाना दिया जाए। गांव वाले नोआ को अपना मसीहा मानकर बहुत खुश होते हैं। उधर जब एल्बर्ट को पता चलता है कि नोआ ने लिवाइथन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया है तो वो एक खतरनाक स्माइल देता है, क्योंकि अब नोआ उसके लिए और भी ज्यादा काम का हो गया था। इधर बाद में नोआ अपने पिता यानी कि एम्परर से मिलता है। उसे लगता है कि गिफ्ट की हुई जमीन बेचने के लिए उसे सजा मिलेगी, लेकिन राजा उल्टा खुश होकर उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि नोआ के ऐसा करने से गांव वाले लुटेरों से बच गए। राजा ये देखकर भी बहुत खुश होते हैं कि उसने लिवाइथन को कंट्रोल कर लिया है
और सबसे बड़ी बात, क्योंकि नोआ ने इतने सारे गांव वालों की मदद की थी तो वो सब उसके वफादार बन गए। तो उसके सबॉर्डिनेट्स बढ़ने की वजह से उसकी वाटर स्किल भी सीधा SSS रैंक पर पहुंच जाती है। राजा इंप्रेस होकर नोआ से कहते हैं कि वो एम्पायर के लिए ऐसे ही काम करता रहे और नोआ भी खुशी खुशी मान जाता है। अगले दिन नोआ रेड स्ट्रीट के एक छोटे से लोकल डाइनर में जाता है। वो वहाँ एक फेमस स्ट्रीट सिंगर की तलाश में गया था जो अक्सर वहाँ परफॉर्म करती है। अंदर जाकर वो एक खाली सीट पर बैठ जाता है और चुपचाप वहाँ का माहौल देखने लगता है। थोड़ी देर बाद पिंक बालों वाली एक लड़की आगे आती है और कस्टमर्स के सामने परफॉर्म करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो गाना शुरू करती है, नोआ को याद आता है कि उसने इस लड़की के बारे में अफवाहें सुन रखी हैं और इसका नाम अलिची है। नोआ ध्यान से सुनता है और उसे लगता है कि उसकी आवाज बिल्कुल भी बुरी नहीं है। हालांकि उसे साफ समझ आ रहा था कि उसकी सिंगिंग टेक्निक में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। फिर भी ये साफ था कि वो सिंगिंग को लेकर बहुत सीरियस है और हर नोट पर अपनी पूरी जान लगा रही है। वो सिर्फ टाइम पास के लिए गाना नहीं गा रही थी, बल्कि अपने टैलेंट के दम पर सरवाइव करने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। अचानक डाइनर का माहौल एकदम बदल जाता है जब 3 गुंडे टाइप के आदमी अंदर घुस जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वो अलिची पर चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि वो अपना माँ बाप का कर्ज चुकाने के बजाय यहाँ गाना गाकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही है। ये सुनकर अलिची डर के मारे पीछे हट जाती है क्योंकि उन आदमियों ने उसे घेर लिया था। कांपती हुई आवाज में वो उन्हें बताती है कि उसके पास अभी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। वो आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि एक लड़की के लिए कर्ज चुकाने का दूसरे भी कई तरीके हैं। डाइनर में बैठे लोग सिर्फ गुस्से में ये सब देख रहे थे, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इससे पहले की बात और बिगड़ती, नोआ अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वो शांति से उन आदमियों के पास जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि किसी भी बच्चे को उनके पेरेंट्स के कर्ज के लिए फोर्स करना इंपीरियल लॉ के सख्त खिलाफ है। वो आदमी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बस एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा समझते हैं। उनमें से एक नोआ की शर्ट पकड़ लेता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि नोआ तुरंत अपनी लिवायथन शॉट की पावर यूज करके पलटवार करता है। उसकी जबरदस्त ताकत देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। नोआ की ऐसी ताकत देखकर वो तीनों आदमी घबरा जाते हैं और बात आगे बढ़ने से पहले ही तुरंत वहां से भाग जाते हैं। खतरा टलने के बाद नोआ वापस अलिची की तरफ मुड़ता है और उससे प्यार से बात करता है। वो उससे पूछता है कि उसे हर महीने गुजारने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। अलिची बताती है कि उसके खर्चों का एक बड़ा हिस्सा उसकी माँ की मेडिकल ट्रीटमेंट में चला जाता है। ये सुनकर नोआ उससे कहता है कि वो उसे हर महीने 25 ऋण देगा ताकि वो अपना पूरा फोकस अपनी सिंगिंग पर कर सके। इसके अलावा वो प्रॉमिस करता है कि जैसे जैसे उसकी स्किल्स इंप्रूव होगी वो उसके पैसे और बढ़ा देगा ताकि वो बिना किसी डर के अपने पैशन को फॉलो कर सके। अलिची नोआ को दिल से थैंक यू बोलती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे निराश नहीं करेगी और अपनी सिंगिंग सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। उसी शाम जब नोआ घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि वही 3 आदमी जिनका उसने डाइनर में सामना किया था पैलेस के गेट के सामने घुटनों के बल बैठे हैं। वो अपना सिर झुकाए हुए और अपनी हरकतों के लिए माफी मांग रहे हैं। नोआ उन्हें एक पल के लिए देखता है और समझ जाता है कि उन्हें फाइनली पता चल गया है कि वो असल में कौन है। उनसे मिलने के बजाय वो शांति से मेड्स को उन्हें वापस भेजने के लिए कहता है और समझाता है कि प्रिंस कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिससे वो जब चाहे तब मिल सके। थोड़ी देर बाद नोआ का बड़ा भाई हेनरी अंदर आता है और नोआ के डिसीजन से एग्री करता है। वो मानता है कि उनसे मिलने से मना करना एकदम सही था क्योंकि ऐसे लोगों को इतनी आसानी से रॉयल्टी से मिलने देना शाही परिवार और प्रिंस की वैल्यू कम कर देगा। नोआ फिर हेनरी अंदर ले जाता है और समझाता है कि उसका फैसला सिर्फ शाही इज्जत बचाने के लिए नहीं था। वो डाइनर वाला पूरा किस्सा बताता है और कहता है कि अगर वो खुद उनसे बात नहीं करेगा तो उन्हें लगेगा कि वो अभी भी उनसे गुस्सा है और वो डर उन्हें हमेशा अलिची से दूर रखेगा। और नोआ ठीक यही चाहता है। हेनरी सच में उसके इस सोचने के तरीके से बहुत इम्प्रेस होता है कि इतनी कम उम्र में भी नोआ कई कदम आगे की सोच रखता है। टॉपिक चेंज करते हुए हेनरी नोआ से लिवायथन शॉट के बारे में पूछता है और जानना चाहता है क्या उसने सच में इसे मास्टर कर लिया है। नोआ कंफर्म करता है कि ये सच है और ये सब हेनरी की दी गई एडवाइस की वजह से ही हुआ है। इसे साबित करने के लिए नोआ लिवायथन शॉट को हवा में ही अपने ठीक सामने समन करता है। हेनरी ये देखकर शॉक में रह जाता है। नोआ समझाता है कि तलवार हवा से नहीं आई बल्कि वो उसके स्लीव के नीचे छिपी थी और कमांड देने पर उसका साइज बढ़ गया क्योंकि इस तलवार की अपनी खुद की विल है। बाद में पैलेस के बाहर वही 3 आदमी अभी भी नोआ का वेट कर रहे थे। जैसे ही उनमें से एक की नजर नोआ पर पड़ती है वो तुरंत अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ जल्दी से अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज करता है। इससे वो आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है और माफी मांगने लगता है। कंफ्यूज होकर हेनरी नोआ से पूछता है उसने अभी क्या किया। नोआ बताता है कि उसने बस अपनी तलवार की पावर यूज करके उन्हें डराया है।
उसी शाम नोआ एक रॉयल पार्टी में इनवाइट किया जाता है। जैसे ही वो हॉल में एंट्री लेता है, वहाँ मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। उसके बगल में खड़ा राव नाम का एक रॉयल नोटिस करता है कि नोआ ने अपनी कमर पर कुछ बांध रखा है। नोआ कंफर्म करता है कि ये लेवाइथन स्वॉर्ड है जिसे खुद क्राउन प्रिंस ने उसे गिफ्ट किया था। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो लोग लेवाइथन को एक नेशनल ट्रेजर मानते हैं जिसे कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। एक गेस्ट को लगता है कि ये तलवार पक्का कोई फेक कॉपी होगी। उन्हें गलत साबित करने के लिए नोआ तलवार की पावर का एक छोटा सा हिस्सा रिलीज करता है। वहाँ मौजूद गेस्ट उसकी ताकत महसूस करते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। जैसे ही नोआ तलवार की पावर को रोकता है, गेस्ट को सच मानना ही पड़ता है। वो पूरी तरह से शॉक में थे और बहुत इम्प्रेस भी कि नोआ जैसा कम उम्र का लड़का असली लेवाइथन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। पार्टी में बाकी टाइम बहुत सारे नोबल्स नोआ से अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए लाइन में लग जाते हैं। हर कोई उसे बड़ी रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है और कहते हैं कि वो उसके सामने खड़े होकर कितना प्राउड फील कर रहे हैं। नोआ शांति से सबका इंट्रोडक्शन सुनता है और बहुत ही पोलाइटली तरीके से रिप्लाई भी करता है। थोड़ी देर बाद लाइन में अगले लोग आगे आते हैं जो ब्रांड कंपनी के हेड ब्रायन एलन और उनकी बेटी सिडनी होती है। नोआ उन दोनों को ध्यान से देखता है और एक सरप्राइजिंग बात नोटिस करता है। उसे समझ आ जाता है कि सिडनी ब्रायन की सगी बेटी नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोआ ये भी भाप लेता है कि सिडनी पास्ट में एक स्लेव रह चुकी है। वो इस नतीजे पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि सिडनी के आंखों में वो डर और चौकन्नापन था जो सिर्फ स्लेव्स में होता है, जो हमेशा अपने आसपास नजर रखते हैं। ब्रायन हैरान रह जाता है कि नोआ सिर्फ देखकर ही ये सब समझ गया। वो नोआ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और सच मान लेता है। वो बताता है कि उसने सिडनी को खरीदा था, लेकिन उसकी होशियारी और जल्दी सीखने की कैपेसिटी देखकर उसने उसे अपनी बेटी बना ली। ये सुनकर नोआ बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद है जहाँ किसी की लाइफ इस तरह से बेहतर बनी हो। नोआ स्माइल करता है और ब्रायन और सिडनी को फ्यूचर में कभी अपनी हवेली आने का इनविटेशन देता है और कहता है कि उसे सिडनी के बारे में और भी जानना है। ब्रायन रिस्पेक्ट के साथ मान जाता है। इसके बाद दोनों पोलाइटली सिर झुकाते हैं और पार्टी से चले जाते हैं। अगले दिन नोआ शहर में आराम से टहल रहा था, तभी अचानक उसकी मुलाकात अपने भाई ऑस्कर से होती है जो किंगडम का 8वां राजकुमार है। थोड़ी देर बात करने के बाद ऑस्कर उसे अपने साथ ट्रेजर हंट पर चलने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास उस दिन करने को कुछ खास नहीं था। नोआ मान जाता है और दोनों तुरंत कोबाल्ट स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ते हैं। नोआ ने इसके बारे में बहुत अफवाहें सुनी थी कि पूरे एम्पायर के एंटिक चीजें यहाँ पर मिलते हैं। हालांकि ऑस्कर बताता है कि ये एरिया फेक चीजों के लिए भी फेमस है, इसलिए फेक चीजों के बीच असली खजाना ढूंढ पाना एक बेसिक स्किल मानी जाती है जो हर नोबल के पास होनी ही चाहिए। वो दोनों अपना ज्यादातर दिन दुकानों और स्टॉल्स में बिताते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। फाइनली ऑस्कर कहता है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए। वहाँ से निकलने से ठीक पहले नोआ का ध्यान एक बुक पर जाता है जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो उसे खरीद लेता है। ऑस्कर उस बुक को पास से देखता है और शॉक में जम जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो बुक असल में लेजेंडरी मैजिशियन एंड्रिया की असली ग्रिमोयर है। ऑस्कर को पक्का यकीन था कि ये असली है। अगर ये सच था तो बुक के अंदर क्या लिखा है उसके हिसाब से इसकी कीमत 1000 रिन तक हो सकती है। ऑस्कर नोआ से पूछता है उसे कैसे पता चला कि ये बुक असली है, लेकिन सच तो ये था कि नोआ को भी इसका कोई आइडिया नहीं था। नोआ ने इसे सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि बुक को टच करते ही उसकी विंड स्टैट में एक प्लस पॉइंट जुड़ गया था। अचानक नोआ को एक आइडिया आता है। वो लेवाइथन स्वॉर्ड निकालता है और धीरे धीरे उसकी कुछ एनर्जी उस ग्रिमोयर में डालने लगता है। थोड़ी देर में नोआ का उस बुक से कंट्रोल छूट जाता है। वो उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिरती है और खुद ब खुद एक मैजिक स्पेल वाले पेज पर खुल जाती है। इससे वो मना की गई जादुई किताब और उसके अंदर कैद जादूगर की आत्मा ठीक उनके सामने प्रकट हो जाती है। ऑस्कर तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो गई है और वो नोआ को वहां से जल्दी भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन भागने के बजाय नोआ बहुत ही आराम से लेवाइथन स्वॉर्ड उठाता है और एक ही जोरदार वार से उस आत्मा को पूरी तरह खत्म कर देता है। दुश्मन को हराने के बाद नोआ अपनी स्टेटस स्क्रीन पर देखता है और नोटिस करता है कि उसकी विंड स्किल ने SS रैंक हासिल कर ली है। वो तुरंत मुड़कर ऑस्कर को चेक करने जाता है। ऑस्कर पूरी तरह से हक्का बक्का था। वो बस यही सोच रहा था नोआ इतनी जल्दी इतना सीजी मूव कैसे ले सकता है और इतने कम टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया ये। इससे पहले कि ऑस्कर ये सब प्रोसेस कर पाता, एक मर्चेंट आगे आता है और उनके सामने घुटने टेक देता है। वो पास की ही एक एंटिक शॉप का ओनर था जिसका नाम एलन था। एलन नोआ का ये कमाल का कारनामा देखकर उन्हें एक ऐसा आर्टिफैक्ट दिखाना चाहता था जो सच में एक असली खजाना था। वो उन्हें अपने शॉप में ले जाता है और एक बहुत ही अजीब और रेयर अंगूठी दिखाता है। वो बताता है कि ये अंगूठी अपना असली रूप तभी दिखाती है जब उसका असली मालिक सामने आता है। नोआ को लगता है कि ये अंगूठी बस कोई फालतू कबाड़ होगी, लेकिन एलन बताता है कि उसने कई बार इस अंगूठी को बेचने और इससे छुटकारा पाने की कोशिश की है, लेकिन ये हमेशा बिना किसी लॉजिक के वापस उसकी इन्वेंट्री में आ जाती है। उत्सुक होकर नोआ उस अंगूठी को पहनकर देखता है। जैसे ही वो उसे अपनी उंगली में पहनता है, उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है जो कहती है ये SSS रेयरिटी की है और ये उसे अपना नया ओनर मानती है।
तुरंत ही अंगूठी एक अजीब सी लाइट छोड़ती है और नोआ की बॉडी के चारों ओर लिपट कर टॉप टियर आर्मर बना लेती है। ऑस्कर और एलन तुरंत समझ जाते हैं कि नोआ ही इसका असली मालिक है। ऑस्कर खुद उस अंगूठी का पेमेंट कर देता है और नोआ को उसे एक गिफ्ट की तरह रखने को कहता है। अब इसके बाद जैसे ही नोआ घर के अंदर जाने वाला होता है, डैनर वाला वही खूंखार आदमी अचानक उसकी तरफ भाग कर आता है और उस पर तलवार से अटैक करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि अटैक नोआ तक पहुंचे, अंगूठी तुरंत एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है और उस अटैक को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है और बग्गी का ड्राइवर हमलावर को जमीन पर पटक कर काबू में कर लेता है। ऑस्कर ये देखकर बहुत इंप्रेस होता है कि नोआ ने कितनी नेचुरली अंगूठी की प्रोटेक्शन का यूज किया। उसी रात नोआ अलीची को गाते हुए देखने के लिए वापस डैनर में लौटता है। जब वो परफॉर्म कर रही होती है तभी दो शराबी आदमी स्टेज पर कूद पड़ते हैं और उसके लिए आपस में लड़ने लगते हैं। नोआ लिवायतन स्वॉर्ड का यूज करके उन पर वार करता है, जिससे दोनों आदमी डैनर के बाहर गिरते हैं और सिर्फ अपने अंडरवियर में वहां से भाग जाते हैं। मामला शांत होने के बाद नोआ डैनर के ओनर को ऐसे लोगों की एंट्री बैन करने को कहता है। ओनर लंबी सांस लेता है और बताता है कि बदकिस्मती से ऐसे शराबियों की वजह से ही उसका बिजनेस चलता है। नोआ उसकी बात समझ जाता है और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर पूरे बिजनेस को 1000 रैंड में खरीदने का ऑफर देता है, जिसे ऑनर भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब अपना भाई तो इस दुनिया का अंबानी है। इसके बाद अलीची नोआ के पास आती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि वो उसकी हेल्प का एहसान कभी कैसे चुका पाएगी। नोआ बहुत ही प्यार से उससे कहता है कि उसे कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है, वो बस इतना चाहता है कि वो अपनी सिंगिंग कंटिन्यू रखे क्योंकि वो उसके टैलेंट को समझता है। प्यारी सी स्माइल के साथ अलीची मान जाती है। इसके बाद नोआ अपनी सीट पर वापस चला जाता है और बाकी की पूरी रात आराम से बैठकर टैनर में गूंजती अलीची की एंजेलिक आवाज का मजा लेता है। अगले दिन नोआ से मिलने हुलजॉय का गवर्नर डेड मार्ली आता है। वो बताता है कि वहाँ के फ्लड कंट्रोल यानी कि बाढ़ रोकने के प्रोजेक्ट का पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रोक रखा है। नोआ तुरंत मार्ले को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर मैवरिक के पास पहुंचता है। मैवरिक बहाना बनाता है कि पैसा एम्परर की लग्जरी ट्रिप के लिए चाहिए। नोआ उसे धमकाता है कि वो एम्परर से शिकायत करेगा, जिससे डरकर मैवरिक सारा फंड देने को मान जाता है। यह देखकर मार्ले नोआ का बहुत बड़ा फैन बन जाता है। इस काम के लिए एम्परर नोआ को बुलाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। इसके अलावा एम्परर एम्पायर के सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन डामियन को नोआ की स्वॉर्ड स्किल चेक करने भेजते हैं और फाइट में नोआ लिवायतन स्वॉर्ड की टेक्निक का यूज करके डैमियन को एक ही झटके में हरा देता है। इससे खुश होकर एम्परर नोआ को नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड जज बना देते हैं। नोआ एग्जाम्स के रूल बदलता है। अब सारे कैंडिडेट्स सीधे कैपिटल में ही फाइट करेंगे। जो गरीब कैंडिडेट्स आ नहीं सकते थे उनके लिए नोआ खुद ट्रेवल, रहने और खाने का सारा खर्चा उठाता है। इन सब अरेंजमेंट्स का इंचार्ज बायरन नाम का एक मर्चेंट था। नोआ नोटिस करता है कि बायरन ने बिल में बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया है। सख्ती से पूछने पर पता चलता है कि बायरन इसके बदले महल में अपनी एक जान पहचान की लड़की की जॉब दिलाना चाहता है ताकि उसे अंदर की खबरें मिल सके। नोआ ये डील मान लेता है पर वार्निंग देता है कि कोई गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। तभी अचानक नोआ देखता है कि उसका एक पावर स्टैट कम हो गया है। वो टेंशन में एम्परर के पास जाता है तो पता चलता है कि उसके इलाके अल्मीरिया में 5000 बागियों ने बगावत कर दी है। नोआ खुद को बच्चा और इनएक्सपीरियंस मानकर सजेस्ट करता है कि इस जंग को लीड करने के लिए उसके बड़े भाई हेनरी को भेजा जाए। एम्परर भी मान जाते हैं। रास्ते में नोआ की बग्गी पर वही बागी अटैक कर देते हैं ताकि उसे मार सके। नोआ अकेले ही अपनी लिवायतन तलवार से उन सबको काट डालता है। उनकी डेड बॉडीज देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये घुड़सवार सैनिक है, जबकि अल्मीरिया में कोई जंगी घोड़े होते ही नहीं। ये बात नोटिस करके नोआ अगले दिन मास्टर प्लान बनाता है। वो बायरन को 10,000 रैंड देकर कहता है कि मार्केट से घोड़ों का सारा चारा खरीद लो। प्लान ये है कि जब चारा नहीं मिलेगा बागी मजबूर होकर आर्मी कैंप से चारा चुराएंगे और तभी पकड़े जाएंगे। नोआ को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस ट्रिक से उसके भाई हेनरी के लिए लड़ाई जीतना बहुत आसान हो जाएगा। एम्परर नोआ के घोड़ों का चारा खरीदने वाला आइडिया से बहुत इंप्रेस होते हैं और इनाम के तौर पर उसके शाही क्रेस्ट में एक तलवार जोड़ देते हैं। ये एक बहुत रेयर और बड़ा सम्मान था। बाद में बैरन नोआ को बागी के लीडर कैरन से बचकर रहने की वार्निंग देता है। तभी एक जख्मी सोल्जर अपनी जान जोखिम में डालकर अल्मीरिया में बगावत की खबर देने आता है। नोआ को ये बात तो पहले से ही पता थी, पर फिर भी वो उसकी वफादारी की पूरी रिस्पेक्ट करता है और उसे 1000 रैंड का इनाम देता है, जिससे बैरन को एक अच्छे लीडर की सोच समझ आती है। उसी शाम मेड जोई बताती है कि किसी ने उसे 5000 रैंड देकर नोआ को नींद की दवाई पिलाने को कहा था। नोआ जोई की वफादारी से इतना खुश होता है कि उसे 5000 रैंड दे देता है। फिर वो एक प्लान बनाता है। वो जानबूझकर दवाई पिएगा ताकि बागी उसे किडनैप कर ले और जोई की सेफ्टी के लिए उसे छुपने को कह देता है। प्लान के मुताबिक नोआ किडनैप हो जाता है। गाड़ी में होश आने पर वो अपनी छुपी हुई लिवायतन और रिंग से रस्सियां काटता है और अकेले ही सभी डाकुओं को हरा देता है। जोई फिक्र के मारे उसे ढूंढने आ जाती है, जिसे देखकर नोआ
नोआ उसे थोड़ा डांटता है, पर फिर उसकी चिंता देखकर उसे माफ कर देता है। वहीं जमीन पर एक कर्स खंजर मिलता है। नोआ लेवियाथन की मदद से उसकी बुरी एनर्जी को ट्रैक करता है और आउटर स्पेस के थ्रू एक लॉन्ग रेंज अटैक करके बागी का लीडर को वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद बाकी बचे हुए बागी पकड़े जाते हैं। सजा सुनाते वक्त एम्परर गद्दारों को बहुत दर्दनाक सजा देने का ऐलान करते हैं, पर नोआ बीच में टोक कर समझाता है कि सजा शाही कानून के हिसाब से ही मिलनी चाहिए। एम्परर उसकी समझदारी और कॉन्फिडेंस से इतने इंप्रेस होते हैं कि फैसला बदलकर उसे वाइस प्रिंस का नया और अनोखा टाइटल दे देते हैं। आखिर में नोआ आने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम का प्लान बनाता है। वो कैंडिडेट से खुद पर हमला करवाएगा और अपनी प्रोडिक्शन रिंग से बचाव करके उनकी ताकत को जज करेगा। नोआ का ये टैलेंट और शार्प दिमाग देखकर उसी रात एम्परर चुपचाप प्राइम मिनिस्टर से लेवियाथन की असली सील मंगवाते हैं, जिसके बारे में कहानियों में कहा जाता था कि इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। खैर, आज नाइट्स की सिलेक्शन एग्जाम का दिन है। इस बार एग्जाम देखने के लिए पब्लिक पागल हुई पड़ी है, क्योंकि सबको पता चला है कि 6 साल का राजकुमार नोआ इस बार जज है। नोआ एकदम चिल होकर स्टेज पर चाय पी रहा था और अपनी डिफेंस रिंग से कैंडिडेट्स का टेस्ट ले रहा था। एक बंदा आकर फुल पावर से अटैक करता है और नोआ की शील्ड उसे आराम से रोक लेती है। शाम तक एक और बंदा अपनी पूरी मैजिक पावर लगाकर फायर से हमला करता है, पर नोआ तक आंच भी नहीं पहुंचती और वो बंदा बेहोश होकर गिर पड़ता है। नोआ थोड़ा बोर हो रहा था कि यार कोई ढंग का बंदा क्यों नहीं आ रहा। तभी दिन की आखिरी कैंडिडेट आती है, सुनहरे बालों वाली एक लड़की जिसका नाम शर्ली ग्रांट है। वो अपनी तलवार से ऐसा तगड़ा अटैक करती है कि नोआ की शील्ड टूट जाती है और नोआ को हल्का सा कट भी लग जाता है। गार्ड्स तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन नोआ उन्हें रुकने को कहता है। नोआ सीधे अनाउंस कर देता है कि शर्ली ने एग्जाम पास कर लिया है। सब एकदम शॉक हो जाते हैं कि जिसने राजकुमार को चोट पहुंचाई उसे ही पास कर दिया, और सब नोआ की दरिया दिली की तारीफ करने लगते हैं। बाद में नोआ शर्ली को अपनी हवेली में ले आता है। शर्ली डर के मारे घुटनों पर बैठी है कि अब तो पक्का कोई भयानक सजा मिलेगी, पर नोआ उसे रिलैक्स करता है और कहता है मुझ पर एक बार फिर से वैसे ही अटैक करो। शर्ली घबराते हुए अटैक करती है, पर इस बार नोआ की शील्ड नहीं टूटती। नोआ उसे समझाता है कि वो चाहता तो पहले भी अटैक रोक सकता था, पर उसे बस ये देखना था कि क्या वो बिना डरे अपने राजा का ऑर्डर फॉलो कर सकती है। शर्ली ये सुनकर इतनी इंप्रेस होती है कि जिंदगी भर नोआ की वफादारी की कसम खा लेती है। इससे नोआ के स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं। तभी नोआ की मेड जोई के साथ डॉक्टर क्रॉय आता है। घाव एकदम नॉर्मल था। शर्ली ये सब बड़े क्यूरियोसिटी से देखती है, क्योंकि उसके गरीब गांव में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। नोआ ये सुनकर डॉक्टर क्रॉय को बोलता है कि वो शर्ली के गांव के कुछ स्मार्ट बच्चों को अपने साथ रखकर डॉक्टरी सिखाए और सारा खर्च नोआ खुद उठाएगा। शर्ली खुशी से नोआ को थैंक यू बोलती है। अगली सुबह हवेली में कुछ मेड्स गॉसिप कर रही होती है कि नोआ की शादी किससे होगी। जोई बोलती है कि यार वो अभी सिर्फ 6 साल का है, पर दूसरी मेड्स उसका मजाक उड़ाती हैं। एक मेड रियाना को लगता है कि जोई नोआ से प्यार करती है, इसलिए आजकल इतनी मेहनत से मैजिक सीख रही है। जोई शर्मा कर क्लियर करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस नोआ के एहसान चुकाने के लिए उसके काम आना चाहती है। खैर, इधर सिलेक्शन एग्जाम खत्म होता है और नोआ की तारीफ होती है कि उसने एकदम बेस्ट नाइट्स चुने हैं। इस खुशी में नोआ एक मस्त पार्टी रखता है। पार्टी में उसकी म्यूजिशियन दोस्त अलीशी परफॉर्म करती है और नोआ बैरन को आए वहाँ बड़े बड़े शाही व्यापारियों से मिलवाता है ताकि बैरन की अच्छी नेटवर्किंग हो जाए। पार्टी के बीच में जोई एक बीना नाम का लेटर लेकर आती है। शर्ली कहती है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर नोआ अपनी लेवियाथन तलवार से चेक कर लेता है कि लेटर सेफ है। लेटर में अल्मीरियन विद्रोहियों के बारे में वार्निंग थी। नोआ तुरंत समझ जाता है कि ये उसी सैनिक ने भेजा है जो पहले वार्निंग देने आया था, पर अब बिना किसी ट्रेनिंग के जेम्स बॉन्ड की तरह जासूस बनकर घूम रहा है। नोआ अपने भाई हेनरी को इस बारे में बताने का सोच ही रहा होता है कि अगले दिन खबर आती है कि वो सैनिक पकड़ा गया है और उसे बहुत टॉर्चर किया गया। हालांकि हेनरी की टीम ने उसे बचा लिया। नोआ को बड़ा गिल्ट फील होता है और जोई से बोलता है कि उस सैनिक की लाश पर पानी की तरह पैसा बहा दो और वो जिंदा बचना चाहिए। अगले दिन नोआ अपने भाई हेनरी के लिए गिफ्ट लेने शर्ली के साथ विंटेज शॉप पर जाता है। वहाँ वो 10,000 रैन देकर कांच की एक रेयर मूर्ति खरीदता है। पूरी दुनिया में वैसी सिर्फ 2 ही मूर्तियां हैं। तभी उसका दूसरा भाई ऑस्कर आ जाता है और बताता है कि दूसरी मूर्ति उसके पास है। ये सुनते ही नोआ सबके सामने अपनी वाली मूर्ति को तोड़ देता है। ऑस्कर तुरंत समझ जाता है कि नोआ ने क्या गेम खेला है। एक के टूटने से ऑस्कर के पास बची इकलौती मूर्ति की वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। ऑस्कर अपने भाई के दिमाग का फैन हो जाता है। बाहर आकर शर्ली पूछती है कि आपने इतनी महंगी चीज क्यों तोड़ी। नोआ उसे समझाता है कि असली खजाना कोई मूर्ति नहीं बल्कि वफादार लोग होते हैं। शर्ली एक बार फिर समझ जाती है कि उसका बॉस लाखों में एक है। ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। अब नोआ 12 साल का हो चुका है और काफी लंबा भी हो गया है। नोआ भी बस 12 साल का ही हुआ है कि उसके बर्थडे गिफ्ट का सिलसिला 3 दिन से रुक ही नहीं रहा। उसकी इसी रेपुटेशन के चलते एम्परर उसे सीधा मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में पोस्ट कर देते हैं, जहां उसका बड़ा भाई हेनरी मेन मिनिस्टर है। हेनरी बताता है कि साउथ में बगावत हो गई है और नाइट रियोस को आर्मी लीड करने के लिए भेजना है। नोआ वहाँ एक झोल पकड़ता है। आर्मी में एक्स्ट्रा फंडिंग के लिए नकली सोल्जर्स के नंबर दिखाए गए थे। असल में सिर्फ 2000 रियल सोल्जर्स थे। हेनरी गुस्सा होता है, पर नोआ दिमाग लगाता है कि भाई ये फेक नंबर्स दुश्मन को डराने के काम आएंगे। वो बाकी खर्चा दूसरे अकाउंट से एडजस्ट करवा देता है और प्रॉब्लम को एडवांटेज में बदल देता है।
रास्ते में नोआ और हेनरी देखते हैं कि कुछ गुंडे एक गरीब बच्ची को घसीट रहे हैं। गुंडे नोआ को हल्के में लेते हैं, पर नोआ एक झटके में सबको धो डालता है। उनका बॉस आकर फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का नाम लेता है, पर नोआ उन्हें उल्टा गिलबर्ट के नाम पर धोखा देने के जुर्म में अरेस्ट करवा देता है। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर इनको वहीं मरवा देते तो लगता कि गिलबर्ट सच में ये सब करवाता है। अब अरेस्ट किया है तो गिलबर्ट को सफाई देनी ही पड़ेगी। बाद में गिलबर्ट खुद उन गुंडों को मरवा देता है ताकि सबूत मिट जाए। नोआ इसके बाद उन बचाए हुए स्लेव्स को आजाद करके अपने पास नॉर्मल इंसानों की तरह रख लेता है ताकि उन्हें एक अच्छी लाइफ मिल सके। अगले दिन नोआ अपनी सबसे स्मार्ट मेड एवलिन को सीधा एक रीजन का एडमिनिस्ट्रेटर प्रमोट कर देता है। उसको थोड़ा डर लगता है, पर नोआ के ट्रस्ट दिखाने पर वो ड्यूटी एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में नोआ एम्परर से मिलता है। वहाँ बातों बातों में मिनिस्टर नोएल बोलता है कि रॉयल फैमिली पर अटैक करना सबसे बड़ा जुर्म होता है। नोआ तुरंत उसको करेक्ट करता है। लॉ के हिसाब से अगर अटैकर को पता ही नहीं कि सामने वाला रॉयल है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल असॉल्ट माना जाएगा, ट्रेजर नहीं। रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब सोचते हैं नोआ ने इतने बड़े ऑफिशियल की बेइज्जती कर दी, पर एम्परर जोर से हंस पड़ते हैं। असल में उन्होंने नोएल के साथ शर्त लगाई थी कि नोआ को लॉ एकदम परफेक्टली आता है। एम्परर इतना खुश होता है कि वो ऑन द स्पॉट नोआ को नया मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बना देता है। पूरे रूम में चेयर्स होने लगते हैं और नोआ अपना एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट वैनी उसको बताता है कि अब से उसका काम पूरे एम्पायर के कोर्ट्स को संभालना और बड़े केसेस में डायरेक्ट जज बनना है। और इस तरह अपना 12 साल का हीरो सीधा एम्पायर का बड़ा मंत्री बन जाता है। तो नोआ बन गया है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस और उसकी मिनिस्ट्री एक हाई लेवल कोर्ट की तरह काम करती है। नोआ सीधा अपने असिस्टेंट वैनी से पूछता है कि भाई सच बता, साल में कितनी रिश्वत खाता है तू। वाइनी पहले तो डर जाता है, पर फिर क्लियर करता है कि वो छोटी मोटी रिश्वत लेता है, पर मर्डर केसेस में नहीं, क्योंकि उसमें रिस्क और दुश्मनी ज्यादा होती है। नोआ तुरंत 5000 रैंड का चेक काटता है, जो उसकी साल भर की रिश्वत से 10 गुना ज्यादा होता था। और नोआ कहता है ये रख और आज से रिश्वत बंद कर दे। वाइनी चेक वापस कर देता है और बिना पैसे लिए प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी रिश्वत नहीं लेगा। नोआ अपना फायर स्टैट बढ़ता हुआ देखता है और समझ जाता है कि वाइनी अब 100% लॉयल हो गया है। रात को ऑस्कर उसके लिए एक मस्त पार्टी रखता है। दोनों डिस्कस करते हैं कि आखिर एम्परर ने नोआ को इतनी बड़ी पोस्ट क्यों दी। तब उन्हें समझ आता है कि ये बस एक जॉब नहीं, एम्परर उनका टेस्ट ले रहा है। पुराने सिस्टम में बाकी प्रिंस को नल्ला बिठा दिया जाता था, जिससे एम्पायर ऑलमोस्ट डूब गया था। अब एम्परर क्राउन प्रिंस एल्बर्ट से खुश नहीं है और नोआ हेनरी और ऑस्कर को थ्रोन के लिए रेडी कर रहा है। तभी खबर आती है कि 167 लोग अरेस्ट हुए हैं, जो एम्परर को हटाकर क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को राजा बनाना चाहते हैं। एम्परर एल्बर्ट का नाम नहीं लेता, बस बाकी को सजा देने को कहता है। नोआ का दिमाग चलता है, उसको पता है एल्बर्ट पक्का इसमें शामिल है, पर अगर क्राउन प्रिंस को डेथ पेनल्टी दी पूरे एम्पायर में दंगे हो जाएंगे। इसलिए नोआ अगले ही दिन उन 167 लोगों को तुरंत फांसी की सजा सुना देता है, ताकि केस फटाक से क्लोज हो जाए और एल्बर्ट पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी ना हो। एम्परर नोआ की इस पॉलिटिकल स्मार्टनेस से खुश होकर उसकी पॉकेट मनी 1000 रैंड बढ़ा देता है। इधर जब नोआ और शर्ली घर लौटते हैं तो उनके मेंशन पर हमला हो जाता है। नोआ अपनी लिवायथन स्वॉर्ड निकालता है और एक एक गुंडे को अकेले धो डालता है। उसको समझ आ जाता है कि ये गुंडे एल्बर्ट ने भेजे थे ताकि उन 67 लोगों का सबूत मिट जाए। अब यहाँ नोआ एक क्रेजी मूव चलता है, वो खुद को अपने ही स्वॉर्ड से थोड़ा सा घायल कर लेता है। फिर वो रिपोर्ट बनवाता है कि किसी ने एक प्रिंस पर हमला किया था, इसलिए सबको वहीं मार दिया गया। इससे एल्बर्ट की चोरी भी छिप गई और अटैकर्स का गेम भी खत्म हो गया। अगले दिन नोआ एम्परर से मिलता है। एम्परर को अपने स्पाई नेटवर्क से सब पता है कि नोआ ने खुद को चोट लगाई थी, पर वो कुछ बोलता नहीं। नोआ एम्परर को एक तगड़ा आइडिया बता देता है। एल्बर्ट इतने सालों से वेट कर रहा है, इसलिए वो डेस्परेट हो रहा है। उसको प्राइम मिनिस्टर प्रिंस का एक फैंसी नया टाइटल दे दो। पावर आपके पास ही रहेगी, पर उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और वो शांत बैठेगा। एम्परर ये सुनकर एकदम इम्प्रेस हो जाता है और प्यार से नोआ के सर पर हाथ फेरता है। एज अ स्पेशल रिवॉर्ड एम्परर उसे अपने खजाने इंपीरियल वॉल्ट में ले जाता है और कहता है तुम्हें जो पसंद आए उठा लो। नोआ अपनी लिवायथन स्वॉर्ड की अट्रैक्शन फॉलो करता है और एक छोटी सी मिस्ट्री बॉक्स उठा लेता है, जिसे देखकर खुद एम्परर के होश उड़ जाते हैं।